करने का कोई प्लान बना रहे हैं। और डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में ये भी हो सकता है कि जब टीवी में पेशेंट कोई न्यूज़ देख रहा हो, तो वो न्यूज़ में भी ये समझता है कि ये न्यूज़ चैनल वाले मेरे बारे में बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली मेरे बारे में बात कर रहे हैं और मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, ठीक है। जो चौथा डिल्यूजन है वो है सोमैटिक डिल्यूजन। सोमैटिक डिल्यूजन में बेसिकली पेशेंट ये बिलीफ रखता है कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा काम नहीं करता। पेशेंट ये बिलीफ रखता है कि उसका दिल जो है उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया, और या उसका हाथ जो है वो पैरालाइज्ड है, वो काम नहीं कर रहा। अगर आप देखो उसका हाथ काम कर रहा होता है, लेकिन उसका ये बिलीफ है कि मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। ये सोमैटिक डिल्यूजन में आता है। और जो लास्ट डिल्यूजन है वो है डिल्यूजन ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड। डिल्यूजन ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड में बेसिकली पेशेंट ये बिलीफ रखता है कि पेशेंट अगवा हो चुका है किसी एजेंसी के थ्रू। वो CIA हो सकती है या ISI हो सकती है। उन्हीं एजेंसी ने पेशेंट के ब्रेन में एक चिप चिप जैसी चीज़ इंस्टॉल की हुई है, और वो उससे जो है पेशेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। वो जो है पेशेंट से कोई भी चीज़ करवा रहे हैं। ये डिल्यूजन ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड है। ये यहाँ तक हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। अब नेगेटिव सिम्टम्स की तरफ आते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स को नेगेटिव इसलिए कहते हैं कि पहले पेशेंट जब नॉर्मल था उसमें सेल्फ इंटरेस्ट मौजूद था, उसमें खुशी मौजूद थी। लेकिन जब से पेशेंट नॉर्मल नहीं है, जब से पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हुआ है, तब से उससे ये खुशी और ये सेल्फ इंटरेस्ट ये चला गया, ठीक है। नेगेटिव सिम्टम्स में जो सबसे पहले आता है वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में बेसिकली पेशेंट जो है वो अपने जब पहले जो था पेशेंट का एक स्पेसिफिक रूटीन हुआ करता था, लेकिन अब वो उस रूटीन से बिल्कुल हट चुका है। वो अपना ख्याल नहीं रख रहा, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहा, और ख़ुद को बिल्कुल निगलेक्ट कर रहा है, ठीक है। जो दूसरा है वो है एलोजिया। पेशेंट पहले बहुत टॉकटिव था, हर डिबेट में वो पार्टिसिपेट करता था, लेकिन जब से वो स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हुआ है, वो बिल्कुल चुप सा रहने लगा है, और वो बिल्कुल भी बात नहीं करता। तीसरा है एनहेडोनिया। एनहेडोनिया में बेसिकली ये है कि पेशेंट का पहले जिन चीज़ों में इंटरेस्ट हुआ करता था, फॉर एग्जांपल पेशेंट पहले फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था, और वो फुटबॉल खेलना उसको एक प्लेजर देता था, लेकिन अब वही फुटबॉल जो है उसको प्लेजर नहीं दे रही। और जो चौथा है वो है एसोशलिटी, यानी पेशेंट बिल्कुल सोशली कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करता, किसी से भी काम नहीं रखता, अकेला बैठा रहता है, और न किसी से बात करता है, न कुछ करता है। और जो पांचवा नेगेटिव सिम्टम है वो है ब्लंटेड अफेक्ट। ब्लंटेड अफेक्ट में बेसिकली पेशेंट ये वुडन फेस बनाता है, मतलब वो कोई इमोशन शो नहीं करता। आप उससे कुछ भी बात करते हो, वो बस ऐसा फ्रीज होता है, मतलब बस बिल्कुल फ्रीज और वुडन फेस बना रहा होता है वो। ये नेगेटिव सिम्टम्स थे। और जो आखिरी है वो है डिसऑर्गेनाइजेशन। अब डिसऑर्गेनाइजेशन की तीन किस्म है। पहला किस्म है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग में ये है, अगर पेशेंट एक चीज़ पे बात कर रहा हो, तो वो क्या करता है कि एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे, पहला टॉपिक ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो एकदम से दूसरे टॉपिक पे चला जाता है। दूसरा टॉपिक भी ख़त्म नहीं है तो वो चौथे टॉपिक पे चला जाता है, ठीक है। बीच में टॉपिक्स वो स्किप करता है, ठीक है, उसकी बात क्लियर नहीं होती। दूसरा है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच में पेशेंट ऐसे लफ्ज़, ऐसे वर्ड्स बोलता है जिसका कोई सेंस नहीं होता, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। और जो तीसरा है वो है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में बेसिकली पेशेंट खुशी की जगह में रोता है, और जो मतलब रोने वाली जगह हो जैसे फातिहा ख़्वानी, वहाँ पे पेशेंट हंसेगा। और अगर फॉर एग्जांपल सर्दी हो, पेशेंट गर्मियों के कपड़े पहनेगा, और अगर गर्मी हो पेशेंट सर्दियों के कपड़े पहनेगा। ये सारे इसके सिम्टम्स। अच्छा, इसका कॉज क्या होता है? इसका कॉज अभी तक अननोन है, लेकिन रिसर्चर्स ने जो आइडेंटिफाई किया है कि इसके कॉज 3 फैक्टर्स में आते हैं। पहला है जेनेटिक फैक्टर, दूसरा है ब्रेन केमिकल्स, और तीसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो 50% जेनेटिकली रिस्पॉन्सिबल है, मतलब अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो तो आपको भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकती है। ब्रेन केमिकल्स में ये है कि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो डोपामिन रिलीज़ करता है, वो डोपामिन जब बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, तब भी ये
स्किज़ोफ्रेनिया को कॉज़ कर सकता है। और जो तीसरा है, वो है एनवायरमेंटल फैक्टर। जब हम बहुत हाई लेवल स्ट्रेस लेते हैं, लाइफ स्ट्रेसेस बहुत हाई लेवल, एक तो है सीवियर स्ट्रेस जो कि लोग लेते हैं लेकिन उससे बिल्कुल कॉज नहीं होता, एक होता है हाई लेवल स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ये स्किज़ोफ्रेनिया को कॉज कर सकता है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट और मतलब आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हम्म हो, हम्म। या इसका ट्रीटमेंट क्या है, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। इसका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो मेडिकेशन से होती है। मेडिकेशंस में हम एंटीसाइकोटिक्स मेडिकेशंस देते हैं। और एंटीसाइकोटिक्स फर्स्ट जनरेशन जो कि टिपिकल है और सेकंड जनरेशन जो कि एटिपिकल है। फर्स्ट जनरेशन में हम पेशेंट को हेलोपेरिडोल, क्लोरेज़ेपाम और फ्लोक्सीटिन हम देते हैं। और सेकंड जनरेशन में हम रिस्पेरिडोन, क्विटापिन और ओलेंजापिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं। ये इसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट है। और साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट ये है कि हम सीबीटी भी है इसमें। सीबीटी तब है जब स्किज़ोफ्रेनिया इतनी सीवियर लेवल में ना हो। अगर वो सीवियर हो तब एक साइकोलॉजिस्ट का रोल जो है वो इंफॉर्मेशन केयर देना है। अब इंफॉर्मेशन केयर क्या है कि आपने अगर पेशेंट सेंसिबल है, मतलब वो आपकी बात समझ सकता है, तो आपने उसको बताना है कि आपने टैबलेट कब लेनी है। अगर ये टैबलेट मिस हुआ, मेडिकेशंस मिस हुए, तो ये क्या कॉज कर सकता है। आपने अपने एपिटाइट, अपनी स्लीप का ख्याल रखना है, अपने ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर पेशेंट की कंडीशन सीवियर हो और वो नहीं समझ सकता, तो हम अटेंडेंट को बताते हैं इसकी ट्रीटमेंट। अच्छा, और इसके वो क्या है, प्रिवेंशन क्या है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। प्रिवेंट इसको ऐसे किया जा सकता है कि सबसे पहले मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को हमने अवॉइड करना है, ठीक है। और जो दूसरा चीज़ है वो ये है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जो जेनेटिकल फैक्टर्स है और जो ब्रेन केमिकल फैक्टर है, वो इतना हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उसमें एक चीज़ है, बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं, सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रिगर कर सकता है, मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रिगर कर सकता है। जब आप रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत से पेशेंट्स इस तरह से होते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रग इंटेक किया होता है, जैसे कैनाबिस, कोकेन, एम्फेटामिन। तो वो ड्रग्स ज़्यादा इंटेक करके जो वो जो है वो आपके डोपामिन को ट्रिगर करते हैं। जब बहुत ज़्यादा डोपामिन ट्रिगर होता है तो वो स्किज़ोफ्रेनिया को कॉज कर सकता है। अच्छा, और स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो किन एज के लोगों को ज़्यादा हो सकता है? आपने जो अपने एक्सपीरियंस में पेशेंट्स देखे हैं, तो उनकी एजेस कहाँ से कहाँ रेंज करते हैं? उनके मेल में या फीमेल में किस ज़्यादा होता है? स्किज़ोफ्रेनिया में जो मेन में जो पीक ऑनसेट आता है वो है 15 साल से लेके 25 साल तक। और जो वुमेन में आता है वो है 25 साल से लेके 35 साल तक। ये मेन में जो है वो थोड़ा